हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूके एग्ज़ाम वॉरियर्स। मैं मनीष बमराड़ा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार यूके एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। तो दोस्तों, कल हमने अरब आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद तुर्क आक्रमण, गजनी और गौरी कंप्लीट किया था। तो हम देखेंगे गौरी के अधीन गौरी जाते जाते अपना साम्राज्य क्या करता है, अपने गुलामों को दे देता है। तो उसके बाद स्टार्ट होता है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश देखेंगे हम। तो गुलाम वंश में क्या होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक इसका गुलाम होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे, ये याद रखने की देखिए ट्रिक देखिए, गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक है, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से क्या हो गया, गुलाम। ठीक है, गुलाब से हो गया गुलाम, खिले से हो गया खिलजी, तो से हो गया तुगलक, सांस से हो गया सैयद और लो से हो गया लोदी। तो अब देखिए शासक क्या थे इसके, ऐबक जल गया खीबों से। क्या बोला मैंने, ऐबक जल गया खीबों से। क्या बोला, वही तुम्हें समझ में आ रहा है? क्या बोला? यस सर। क्या बोला? ऐबक जल गया खीबों से। खीबों से। क्या बोला? ऐबक जल गया खीबों से। तो इसमें गुलाम वंश का संस्थापक हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां और लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। गुलाम वंश का संस्थापक क्या हो जाएगा भाई? जलालुद्दीन। नहीं, ऐबक हो जाएगा। गुलाम वंश का संस्थापक हो जाएगा ऐबक। ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक हो जाएगा जलालुद्दीन, तुगलक वंश का संस्थापक कौन सा हो जाएगा? गयासुद्दीन, सैयद वंश का कौन सा हो जाएगा? खिज्र खां, और लोदी वंश का कौन सा हो जाएगा? बहलोल लोदी। ठीक है, अब देखिए इसमें टाइम पीरियड देखिए, टाइम पीरियड की ये जो ट्रिक है, ये तुगलक सखी। ठीक है, तो से तुगलक वंश, ठीक है, गौ से गुलाम वंश। ये टाइम के अनुसार है कि सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड कौन रहा, कौन से वंश ने शासन किया। तो तुगलक वंश ने सबसे ज़्यादा शासन किया, उसके बाद गुलाम वंश ने शासन किया, उसके बाद लौ से लोदी वंश ने शासन किया, कौ से कुछ आता नहीं है, उसके बाद सौ से सैयद वंश, और उसके बाद खौ से लास्ट में खिलजी। तो अब हम देखते हैं गुलाम वंश में, गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 1206 से 1290। ठीक है, 1206 से 1290। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है ये मोहम्मद गौरी का गुलाम होता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी का गुलाम होता है। इसे हातिम कहा जाता है। हातिम क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि ये गरीबों की सहायता करता था। क्यों कहा जाता है भाई इसे हातिम? गरीबों की सहायता। गरीबों की सहायता करता था, ये गरीबों को दान दिया करता था। कुरान खान भी कहा जाता था इसे। कुरान खान क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये पूरी कुरान पढ़ता था। ठीक है, लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला। क्या करने वाला? लाखों का दान करने वाला। लाखों का दान करने वाला। तो वही हातिम इसको बोला जाता था क्योंकि ये गरीबों की मदद करता था। कुरान खान इसे बोला जाता था कुरान क्योंकि ये बिल्कुल कुरान पढ़ता था। लाख बख्श इसे कहा जाता क्योंकि ये लाखों का दान करता था। बिल्कुल सही। गुरु इसके थे बख्तियार काकी। बख्तियार खिलजी नहीं, बख्तियार काकी। बख्तियार काकी इसके गुरु थे, जिनकी याद में ये क्या बनाता है? कुतुब मीनार। बिल्कुल सही, कुतुब मीनार इनकी याद में ये बनाता है। तो सेनापति कौन होता है इसका? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी इसका सेनापति होता है। ये क्या करता है कि ये नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाता है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाने वाला कौन था? तो वो था बख्तियार खिलजी, जो कि किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, और अगर गुरु की बात करेंगे तो देखो देखो बच्चा सुनो, गुरु और सेनापति में कंफ्यूज नहीं करना है। गुरु है बख्तियार काकी, सेनापति कौन है? बख्तियार खिलजी। बख्तियार, बिल्कुल सही, बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो ये खिलजी जो है, बख्तियार खिलजी, ये ध्वस्त करवाता है नालंदा विश्वविद्यालय को। ठीक है, तो इसमें देखिए काफ़ी अच्छे से आप वीडियो पूरा देखिएगा, आपको 100% समझ में आने वाला है। तो अब देखिए, ये अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाता है। इसे 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि ये 2.5 दिन में इस मस्जिद को तैयार करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये 2.5 दिन में तैयार करता है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। दिल्ली में क्या करता है ये कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाता है। क्या बनाता है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, राजधानी जो होती है इसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की, इसकी राजधानी होती है लाहौर में। ठीक है, कहाँ होती है? लाहौर में।
ये क्या करवाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है, स्टार्ट करवाता है उसे, ठीक है। इल्तुतमिश इस मीनार को पूर्ण करवाता है और इसमें रिकंस्ट्रक्शन का जो काम करवाता है, जो ऊपर की 2 माले टूट जाते हैं उनमें जो ये फिर से इन्हें बनवाता है, सही से इसका पुनर्निर्माण करवाता है, वो कौन करवाता है? वो करवाता है हमारा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसमें देखो अलाउद्दीन खिलजी होता है भाई मोहतरामी, ये चाहता है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने मीनार बनाई है तो भाई मेरी मीनार इससे ऊंची होगी, क्या होगी? इससे ऊंची होगी। तो ये बनाना स्टार्ट करता है। तो देखिए मीनार का शेप यू में होता है, ये नीचे से ही इसको पूरे ऐसे चौड़े शेप में बना देता है जो ये टिक नहीं पाता है और ऊपर इसमें काम नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये अलाई मीनार कैंसिल हो जाती है। तो अलाई मीनार कौन बनवाता है? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अच्छा, तो अब देखते हैं 1210 ईस्वी में क्या होता है कि चौगान खेलते हुए, चौगान समझ रहे हो ना, घोड़े में वो बॉल चलाते हुए, है ना, चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। ये घोड़े से गिर जाता है। अब घोड़ा क्या करता है? लात वात मार के इसका थोबड़ा फोड़ देता है ना, तो ये मर जाता है, समझ लो। बस ये समझो कि घोड़े से गिरता है, मर जाता है, इसका सर फूटे कुछ फूटे, ये मर जाता है। उसके बाद क्या होता है, कई बार पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया, तो इसे लाहौर में ही दफनाया गया, ठीक है। अब इसमें एक बात आती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना तो की भाई, तो इसे संस्थापक क्यों नहीं माना जाता? ये बात है भाई, जब स्थापना इसने की तो इसे संस्थापक क्यों नहीं माना जाता? तो इसे संस्थापक इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि ये क्या करता है कि ये ना कोई राजा की उपाधि लेता है और ना ही ये किसी सुल्तान की उपाधि लेता है। खिल्लत उस टाइम पे एक चीज होती थी, जो ईरान का खलीफा धार्मिक गुरु होता था उससे उपाधि लेनी पड़ती थी, डिग्री लेनी पड़ती थी, उसको खिल्लत कहा जाता था, उसको खिल्लत कहा जाता था। तो ये उससे कोई धार्मिक उपाधि नहीं लेता है, भले ये काम करवाता है, गरीबों की मदद करता है, काफ़ी दान करता है, पर ये किसी सुल्तान और राजा की उपाधि नहीं लेता है। इसलिए क्या होता है कि आपने सुना होगा, सुना क्या, ये क्वेश्चन बनता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक? वो कहा जाता है इल्तुतमिश को, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ईरान के खलीफा से क्या लेता है? खिल्लत की उपाधि लेता है, ठीक है। ये वहां से सुल्तान की उपाधि लेता है, डिग्री लेता है, इसलिए उसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अभी हम इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के 2 प्रसिद्ध इतिहासकार थे, मिन्हाज उस सिराज, ठीक है, और एक था हसन निजामी। देखिए दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा इन्हें, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, मिन्हाज उस सिराज और हसन निजामी। तो मिन्हाज उस सिराज की जो पुस्तक है उसका नाम है तबकात ए नासिरी। क्या नाम है? तबकात ए नासिरी। और हसन निजामी इसका क्या नाम है? ताज उल नासिरी। आंसू तुम्हें समझ में आ रहा है? बिल्कुल। हसन निजामी की बुक का नाम क्या है? ताज उल नासिरी। नासिरी, बिल्कुल सही। और मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक तबकात ए नासिरी, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखिए 2 प्रसिद्ध इतिहासकार होते हैं, मिन्हाज उस सिराज और हसन निजामी, ठीक है। इससे अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक से कोई सवाल नहीं बनेगा। अब देखते हैं, देखिए इसके बाद एक हमारा राजा आता है आराम शाह, ठीक है। ये आता है, इसका टाइम पीरियड होता है 1210 से 1211 के बीच। देखिए ये जो राजा होता है इसका नाम होता है आराम शाह, ठीक है। क्या होता है? आराम शाह। ये राजा क्या होता है, ये आराम से आता है और आराम से निकल जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसे कोई ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं किया गया है। बस ये है कि आप याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कुछ महीनों के लिए, चंद पल के लिए, चंद कुछ महीनों के लिए आराम शाह राज करता है, शासक बनता है। तो इसके बाद क्या होता है, इल्तुतमिश कुछ षड्यंत्र करके इसको हटा देता है और खुद गद्दी पर बैठ जाता है। तो उसके बाद तीसरा राजा जो होता है वो होता है इल्तुतमिश, जिसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड क्या होता है, ये देखिए 1211 से 1236 जो होता है इसका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। कितना होता है इसका टाइम पीरियड? 1211 से 1236। 1236, बिल्कुल सही। तो ये क्या होता है कि ये जब
उस टाइम पे, जिस टाइम पे कुतुबुद्दीन ऐबक राज कर रहा होता है, तो ये यूपी बदायूं का सूबेदार होता है। क्या होता है? यूपी बदायूं का सूबेदार होता है। ठीक है। इसकी राजधानी होती है, ये अपनी राजधानी जब राजा बनता है तो ये अपनी राजधानी बनाता है दिल्ली में। कहाँ बनाता है? दिल्ली में। दिल्ली में। उससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी होती है लाहौर में। ठीक है, जहां उसे दफनाया जाता है। तो उसके बाद देखते हैं हम, ये क्या करता है कि ये मुद्रा चलाता है, अपनी सिक्के चलाता है। ठीक है, तो हम कैसे याद रखेंगे? हम रखेंगे ताजी, ताजी और चाट। ठीक है, हम रखेंगे याद कैसे? इल्तुतमिश ने ताजी चाट खाई। ठीक है, हम रखेंगे याद इल्तुतमिश ने क्या खाई? ताजी चाट खाई। इल्तुतमिश ने ताजी चाट खाई। ताजी से ता से हो जाएगा तांबा और जी से हो जाएगा जीतल। ठीक है, क्या हो जाएगा? ता से क्या हो जाएगा? तांबा। तांबे की कौन सी मुद्रा? जीतल। मुद्रा। और चांदी की टंका। ठीक है, तो तांबा, ताजी से ता से तांबा, जी से जीतल और चाट से चांदी और टंका। इल्तुतमिश ने ताजी चाट खाई। ठीक है साहब, ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्या होता है कि ये इसके टाइम पे तराइन का होता है तृतीय युद्ध। ठीक है, ये होता है 1215 ईस्वी में। कब होता है? 1215 ईस्वी में। किस किस के मध्य ये होता है? इल्तुतमिश वर्सेस याल्दोज। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये याल्दोज कौन होता है भाई, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो याल्दोज होता है, याल्दोज जो होता है, ये याल्दोज होता है भाई आपका, ये रहा गौरी। ठीक है, गौरी देखिए, गौरी। अब गौरी के होते हैं भाई 3 गुलाम। ये हो गया हमारा ऐबक, ये हो गया हमारा ऐबक, ये हो गया हमारा याल्दोज, याल्दोज, और ये हो गया तीसरा कुबाजा, कुबाजा, कुबाजा। ठीक है, नाम ही इसका कुबाजा है। तो देखिए ये जो होता है ये तो अयोग्य शासक होता है, तो इसका तो कहीं कंपटीशन ही नहीं है इससे। ठीक है, तो ये देखिए इल्तुतमिश के बाद, ऐबक के बाद कौन बनता है? आराम शाह। तो आराम शाह को तो छोड़ ही दीजिए, है ना, आराम से आया और आराम से ही निकल गया। इसके बाद बनता है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। ठीक है, इसलिए मैं देखिए तेज तेज बोल रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, दिखने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी। इल्तुतमिश क्या है? ऐबक के बाद बनता है राजा। तो याल्दोज बोलता है कि भैया तू कैसे बन गया इल्तुतमिश को? ऐबक के बाद तो मुझे बनना चाहिए था, क्योंकि उसके गुलाम तो हम तीनों थे, है ना। तो ऐबक की मृत्यु के बाद याल्दोज क्या करता है कि इल्तुतमिश से युद्ध करता है। अब आप समझ गए होंगे कि याल्दोज कौन है। तो याल्दोज है गौरी का गुलाम। ये तीनों, ऐबक, याल्दोज और कुबाजा, ये तीनों इसके गुलाम थे। तो याल्दोज इल्तुतमिश से युद्ध करता है। क्यों? गद्दी के लिए। क्योंकि ऐबक के बाद वो चाहता है कि मैं शासक बनूं, परंतु इल्तुतमिश पूरी तैयारी के साथ रहता है, क्योंकि उसे पता होता है जब वो आराम शाह को हटा रहा होता है तो उसे पता होता है कि कहीं ना कहीं याल्दोज मेरे पे जरूर आक्रमण करेगा। तो इस चक्कर में ये अपनी पूरी तैयारी से रहता है और याल्दोज को हरा देता है तराइन के युद्ध 1215 में। कब हरा देता है भाई? 1215 में, तराइन का तृतीय युद्ध 1215। किस किस के मध्य? इल्तुतमिश वर्सेस याल्दोज। तो ये सुल्तान और खलीफा, खलीफा से खिल्लत, खलीफा बगदाद का खलीफा, उससे लेता है खिल्लत की उपाधि और सुल्तान की उपाधि। इसीलिए इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है गुलाम वंश का। तो इल्तुतमिश के टाइम की एक और घटना देखिए, क्या होता है कि जियाउद्दीन मांग बरनी एक राजा होता है, ये भागते हुए आता है इसके पास, इल्तुतमिश के पास। तो इल्तुतमिश को पता नहीं होता है कि ये इसका पीछा कौन कर रहा है या क्या है। तो इल्तुतमिश भी बैठा देता है भाई इसे कि हाँ भाई आ जाओ हमारी शरण में, है ना। ये बोलता है कि जियाउद्दीन मांगबरनी बोलता है कि साहब हमें आप शरण दे दो, ये है वो है ना, कि हमारी जान को खतरा है, ऐसा है वैसा है। तो इसको इल्तुतमिश बैठाता है अपने घर पे, जो भी अपने महल में बात करेगा। तो जब इल्तुतमिश बोलता है कि भाई तुम इतना भागते हुए किससे आ रहे हो यार, तो जब ये बोलता है कि चंगेज खां, तो भाई इल्तुतमिश के भैया होश उड़ जाते हैं। इल्तुतमिश बोलता है चंगेज खां, इल्तुतमिश बोलता है भैया तुम उठो और निकलो यहाँ से। तो ये इल्तुतमिश इसे भगा देता है, ठीक है। और चंगेज खां को बता देता है कि भाई एक बंदा आया था, उसका नाम था जियाउद्दीन मांगबरनी करके, उसे मैंने भगा दिया। तो चंगेज खां खुश हो जाता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, इसने मेरे दुश्मन को शरण नहीं दी। इस वजह से इल्तुतमिश ने उस टाइम को दिल्ली को बचाया चंगेज खां के आक्रमण से। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है चंगेज खान को महान श्रापित,
दोनों पुकारा जाता है इसे महान और श्रापित राजा, क्योंकि ये क्या करता था, इसकी सेना ऐसी होती थी कि ये मतलब इतनी अत्याचारी थी कि ये गला काटने में देर ही नहीं करते थे, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो गर्भवती महिला हो, चाहे वो बूढ़ा आदमी हो, चाहे वो कोई हो। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं इसके कार्य। देखिए, इल्तुतमिश ने मकबरा और गुंबद निर्माण की पद्धति शुरुआत करी भारत में। तो पूछा जाएगा कि मकबरा और गुंबद निर्माण की पद्धति सर्वप्रथम किसने स्टार्ट की, तो आप बोलोगे इल्तुतमिश ने। ठीक है, मस्जिद की बात करेगा तो आप बोलोगे कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद इसने क्या किया कि इसने इक्ता प्रणाली चलाई भाई, इक्ता प्रणाली। ठीक है, इक्ता प्रणाली क्या होती थी, देखिए सामंत लिखा हुआ है, सामंत इसलिए लिखा हुआ है कि सातवाहन वंश के टाइम पे एक व्यवस्था होती थी सामंत। उसमें क्या होता था कि सामंत में ये होता था, देखिए सातवाहन वंश के टाइम पे एक व्यवस्था हुआ करती थी सामंती, सामंती व्यवस्था। ठीक है, और इस व्यवस्था के तहत वेतन के बदले भूमि लेने वाले को सामंत कहा जाता था। समझ रहे हैं आप, इक्ता प्रणाली में सेम ऐसा ही होता है। इक्ता प्रणाली में क्या होता है कि वेतन के बदले भूमि दी जाती है। इसको ये इक्ता प्रणाली में व्यवस्था थी कि वेतन के बदले भूमि दी जाएगी। भाई ये चांदी और तांबे के सिक्के चलाता है, ये मैंने आपको बता दिया, और इसके पास चांदी और तांबे की कमी भी थी, जिससे ये अपनी इतनी मुद्रा, इतना धन उनको नहीं दे सकता था। तो इसलिए ये एक प्रथा चलाता है, इक्ता प्रथा। इसके तहत क्या होता है कि वेतन के बदले जिन भी लोगों को धन देना था उनको ये भूमि देता है। और इक्ता प्रथा, जिस बंदे को भूमि दी जाती थी उसे कहा जाता था इक्तेदार। ठीक है, इक्तेदार। जैसे इसमें सामंती व्यवस्था के तहत भूमि लेने वाले को सामंत कहा जाता था, वैसे ही इक्ता प्रथा में भूमि लेने वाले को इक्तादार कहा जाता था। और इसके टाइम पे एक और महत्वपूर्ण घटना है, ये क्या करता है, 40 तुर्क सरदारों का एक 40सा दल बनाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है तुर्कान ए चहलगानी। जिसे क्या कहा जाता है, तुर्कान ए चहलगानी। और ये एक बड़ा सा जलाशय बनाता है भाई, बड़ा सा जलाशय, जिसे बोला जाता है हौज ए सुल्तानी। क्या बोला जाता है, हौज ए सुल्तानी। ये मैं इसमें लिख देता हूँ, हौज ए सुल्तानी, हौज ए सुल्तानी। ठीक है, तो दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।